यार आज तो चिली पनीर और नूडल्स खाने का मजा आ जाएगा। बाहर बारिश और ढाबे के अंदर गरम गरम खाना हमारी पार्टी में जान डाल देगी। ये मेरी बर्थडे पार्टी है, तुम लोगों को जो जो खाना है सब ऑर्डर कर दो। कुछ दोस्त बर्थडे पार्टी में ढाबे का खाना खाने आए हुए थे, जिसमें से सब अपनी अपनी पसंद की डिश ऑर्डर करते हैं। लेकिन जब खाना आता है और खाने का पहला निवाला मुंह में जाता है तो सबका मुंह बन जाता है। अरे यार ये क्या, पार्टी का सारा मजा किरकिरा कर दिया। ऐसा खाना कौन बनाता है? चल यार यहाँ नहीं खाएंगे, कहीं और चलते हैं। और सारे ग्राहक खाना छोड़कर वहां से जाने लगते हैं। अरे अरे भाई साहब, खाना छोड़कर क्यों जा रहे हैं? खाना तो खाते जाइए। हमें नहीं खाना आपका खाना, ये भी कोई खाना है? और हमने सोचा था कि ढाबे का खाना है, स्वादिष्ट होगा, लेकिन ये तो बासी बेस्वाद और सड़ा हुआ खाना है। और पैसे? किस बात के पैसे? इस खाने के तो कोई 2 रुपए भी नहीं देगा। ये है चमन का अपना खाने का ढाबा, जिसका नाम है चमनदार ढाबा, जिसे उसके दोनों बेटे ओम और सुबोध मिलकर चला रहे होते। लेकिन ढाबे में खाने की क्वालिटी खराब और कीमत ज्यादा होती है। ढाबे पर ग्राहक आते और खाने की अच्छी कीमत देखकर वो ऐसा सोचते कि जरूर खाना भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं था। इसी तरह से एक दिन ढाबे पर एक पति पत्नी खाना खाने आते हैं। दाल तड़का 150 रुपए, जीरा राइस 100 रुपए, मिक्स वेज 200 रुपए। भैया 2 प्लेट दाल तड़का और जीरा राइस ले आओ। सब्जी में और क्या क्या है? वेटर ग्राहक के सामने मेन्यू रख देता है। सब कुछ मिल जाएगा, राजमा, छोले, मटर पनीर, शाही पनीर, मिक्स वेज, कड़ी पकौड़ा। ठीक है 2 प्लेट मटर पनीर ले आना, अभी ला रहा हूँ। थोड़ी देर में वेटर ग्राहकों के लिए खाना लेकर आता है। वे खाना शुरू करते हैं। पनीर की सब्जी का टेस्ट कितना खराब है। ऐसा लग रहा है जैसे 4 दिन पुरानी सब्जी है। दाल और राइस भी अच्छी नहीं है, मुझसे तो ये खाना नहीं खाया जाएगा। चलो हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलते हैं, यहाँ तो सारा मूड ही खराब हो गया। ढाबे से ग्राहक उठकर चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब ओम की नजर उस टेबल पर जाती है। अरे ये दोनों कहाँ चले गए? खाना रखा हुआ है, उन्होंने पेमेंट भी नहीं किया, और इस तरह से तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तभी दूसरे ग्राहक भी ओम और सुबोध से खाने की शिकायत करने लगते हैं। भैया आपके ढाबे का खाना खाया ही नहीं जा रहा, पता नहीं कौन सा तेल मसाला यूज करते हो, खाने में कोई स्वाद ही नहीं है। ऐसा कहकर वो ग्राहक भी वहां से जाने लगते हैं। ओम और सुबोध उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। भाई साहब बात तो सुनिए, मैं आपके लिए दूसरा खाना मंगा देता हूँ। नहीं मुझे यहाँ खाना ही नहीं खाना है, यहाँ आकर ही मैंने गलती कर दी। भाई साहब हो सकता है आज हमारी शेफ से कोई गलती हो गई हो, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन आप ऐसे मत जाइए, हम आपके लिए ताजा खाना बनवा देंगे। अपना खाना आप खुद ही खाओ, मैं अब यहाँ दोबारा नहीं आने वाला। ढाबे के खराब खाने के कारण वहां ग्राहकों का आना लगातार कम होने लगता है, जिससे ढाबा घाटे में चलने लगता है। कुछ दिन के बाद जब ओम और सुबोध ढाबे से होने वाली कमाई का हिसाब लगाते हैं। ओम भैया इस महीने तो हमारी बहुत कम कमाई हुई है। ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी हमें ढाबा बंद करना पड़ेगा, हम सड़क पर आ जाएंगे। ऐसे कैसे हम सड़क पर आ जाएंगे? अभी मैं जिंदा हूँ, मैं हमारा ढाबा बंद नहीं होने दूंगा। पापा हर महीने सभी शेफ और वेटर की सैलरी देने के बाद कम से कम 3 से 4 लाख की कमाई हो जाती थी, लेकिन इस महीने केवल 1 लाख रुपए की कमाई हुई है। ऐसे में हमारा ढाबा कैसे चलेगा पापा? चिंता मत करो बेटा, तू एक बात बता। बोलो पापा। ढाबे पर कितने शेफ और वेटर है? 4 शेफ और 4 वेटर है, 2 सफाई वाले हैं। ढाबे पर इतने लोग क्या कर रहे हैं? इतने लोगों की जरूरत ही नहीं है, तो इनमें से एक शेफ और एक वेटर को हटा दे। लेकिन पापा इससे काम पर असर नहीं पड़ेगा? अरे कोई असर नहीं पड़ेगा, 3 शेफ तो रहेंगे ना, और 3 वेटर भी रहेंगे, सब हो जाएगा। ठीक है पापा। दूसरे दिन ओम अपने ढाबे से एक शेफ और एक वेटर को काम से हटा देता है, लेकिन खाने की क्वालिटी पर उनका कोई ध्यान नहीं होता है, जो कि ग्राहकों के न आने का मेन रीजन था। खराब खाने की वजह से अब भी ढाबे पर कम ग्राहक आते हैं, जिससे उन्हें लगातार नुकसान होता है। इस महीने तो पहले से भी कम कमाई हुई है। हमारे पास ढाबे पर ताला लगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अरे ऐसे कैसे ढाबे पर ताला लग जाएगा? मेरे रहते मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने अपनी मेहनत से इस ढाबे को खड़ा किया है। तो एक बात बता, सभी कर्मचारियों की सैलरी में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं? पापा सभी कर्मचारियों को सैलरी देने में 1 लाख रुपए निकल जाते हैं। तभी सुनीता कहती है, 1 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है, अगर ये 1 लाख रुपए बच जाए तो ये पैसे घर आ जाएंगे। लेकिन ये पैसे बचेंगे कैसे? हमें कर्मचारियों को उनकी सैलरी तो देनी पड़ेगी। कोई जरूरत नहीं है, कल से ढाबे का काम मैं और मेरी दोनों बहुएं संभालेंगी।
सुनीता की दोनों बहुएं वंशिका और मेनका भी इसके लिए तैयार हो जाती हैं। मम्मी जी ठीक कह रही हैं, हम तीनों मिलकर खाना बनाने और ग्राहकों को खाना खिलाने का काम कर लेंगे। बस हो गया ना इलाज। अरे हर समस्या का इलाज होता है, बस थोड़ा सोचने की जरूरत होती है। अब हम सभी खुद मिलकर ढाबा चलाएंगे, हमें किसी शेफ या वेटर की जरूरत नहीं है। ग्राहकों को खाना सुबोध खिलाएगा, मेनका बहू तो साफ सफाई का काम देख लेना। ठीक है पापा जी। दूसरे दिन ओम और सुबोध ढाबे पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को काम से निकाल देते हैं। अब सुनीता और वंशिका मिलकर ढाबे पर खाना बनाती, मेनका सफाई का काम संभालने लगती है, सुबोध ग्राहकों को खाना खिलाने का काम करने लगता है। ओम और चमन गल्ले पर बैठ जाते हैं। ओम बेटा, बिजनेस अपनी सूझबूझ और आपसी सहयोग से चलाया जाता है। अब देखना हमारा बिजनेस खूब तरक्की करेगा और हर महीने तनख्वाह में जाने वाले पैसे हमारे हाथ में आएंगे। अब ठीक कह रहे हो पापा। वे सभी कर्मचारियों को काम से निकालकर खुद ढाबा संभाल तो लेते हैं, लेकिन उनका खाना बनाने का तरीका तो वही रहता है, खाने में बासी चीजें और लो क्वालिटी के तेल मसाले लगातार इस्तेमाल करना। मम्मी जी, ये आलू तो बहुत ज्यादा उबाल लिए, अब इनका क्या करूं? फ्रिज में रख दे, कल काम आ जाएंगे। लेकिन फ्रिज में जगह ही नहीं है, वहां पहले से और भी चीजें रखी हुई हैं। अरे तो बाहर ही रहने दे, कौन सा किसी को पता लग रहा है। इसी तरह 4-5 दिन पुरानी चीजों से खाना बनाना जारी रहता है, जिससे खाने का स्वाद पहले की तरह ही खराब रहता है और ग्राहक पहले से भी कम आने लगते हैं। ढाबा इतने घाटे में आ जाता है कि कमाई ना के बराबर होती है। नहीं चल पाएगा, हमारा ढाबा अब और नहीं चलेगा, कस्टमर आ ही नहीं रहे। तो चुप कर, ऐसा कैसे ढाबा नहीं चलेगा? मैं बैठा हूं ना कुछ जरूर करूंगा। ओम बेटा, तू रोशन को फोन लगा। रोशन को? लेकिन इसमें रोशन क्या करेगा पापा? उसकी तो गोलगप्पे की दुकान बढ़िया चल रही है। तभी तो, उसके पास गोलगप्पे बेचने के लिए बहुत कम जगह है, हमारे ढाबे के आगे बहुत जगह है। हम उसे ये ऑफर देंगे कि हमारी जमीन पर अपने गोलगप्पे की दुकान लगा ले। उसके गोलगप्पे तो फेमस है ही, जब कस्टमर उसकी दुकान पर गोलगप्पे खाने आएंगे तो हमारे ढाबे पर भी खाएंगे। ऐसे हमारा ढाबा एक बार फिर जिंदा हो जाएगा। ये बड़े कमाल का आइडिया सोचा है आपने। रोशन है भी बहुत मेहनती, वो कई तरह के गोलगप्पे बनाता है। मम्मी जी, तभी तो उसके गोलगप्पे की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। ओम बेटा, तू क्या सोच रहा है? जल्दी से फोन लगा रोशन को। दरअसल रोशन चमन का भतीजा है, उसके छोटे भाई पवन का बेटा। रोशन की अपनी गोलगप्पे की दुकान है, जो कि बहुत कम जगह पर चला रहा होता है। चमन अपने ढाबे को दोबारा चलाने के लिए रोशन का सहारा लेता है, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं होने देता। ओम रोशन को फोन करता है और उसे मिलने के लिए घर बुलाता है। दूसरे दिन रोशन उनके घर आता है। नमस्ते चाचा जी, ओम भैया का फोन आया था, उन्होंने बताया आपने मुझे बुलाया है, कोई काम था? बस बेटा, तुझे देखने के लिए आंखें तरस रही थी, इसलिए तुझे बुला लिया। तुझे तो हमारी याद ही नहीं आती। नहीं, ऐसी बात नहीं है चाचा जी, वो थोड़ा बिजनेस में बिजी रहता हूँ। बिजनेस से याद आया, कैसा चल रहा है तेरा गोलगप्पे का दुकान? बस चाचा जी, आपके आशीर्वाद से सब बढ़िया चल रहा है। मैंने सुना तेरे पास बहुत कम जगह है, उसी में तो दुकान चला रहा है और किराया भी बहुत ज्यादा दे रहा है। क्या करूं चाचा जी, वो जगह ना बिल्कुल शहर के बीचों बीच है, इसलिए उसका किराया ज्यादा है। अब इतना तो करना पड़ेगा ना। रोशन बेटा, तुझे अब किराया देने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों चाचा जी, मैं समझा नहीं। देख, हमारे ढाबे के आगे काफी जमीन पड़ी है जो हमारे किसी काम की नहीं है। तू अपने गोलगप्पे की दुकान वहीं खोल ले, तुझे किराया भी नहीं देना पड़ेगा और तेरा साथ देने के लिए हम तो आई। सच चाचा जी? हाँ बेटा, अब अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो किसके काम आएंगे? रोशन बहुत खुश हो जाता है। वो चमन और सुनीता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेता है। ठीक है चाचा जी, मैं कल से अपनी दुकान आपके ढाबे पर शिफ्ट करना शुरू कर दूंगा। हाँ बेटा, जल्दी कर लेना। ठीक है चाचा जी, मैं चलता हूँ, शिफ्टिंग की तैयारी भी तो करनी है। रोशन खुशी खुशी वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद देखा, मैंने सारी समस्या हल कर दी। अब रोशन हमारे ढाबे के सामने अपनी गोलगप्पे की दुकान लगाएगा, जिससे हमारा ढाबा भी पहले की तरह चलने लगेगा। अब दूसरे दिन से रोशन उनके ढाबे के आगे अपनी गोलगप्पे की दुकान लगा लेता है। रोशन बड़ा ही मेहनती और सूझबूझ से काम किया करता था। उसका हर काम बेहद प्लानिंग के साथ होता था, जिससे उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा होता है। जल्द ही रोशन अपनी दुकान पर 100 तरह की पानी पूरी बेचना शुरू कर देता है। वो ढाबे के सामने एक बोर्ड लगा देता है, जिस पर लिखा था 100 तरह की पानी पूरी का ढाबा।
अब रोशन के जो ग्राहक पहले से बंधे हुए थे वो तो उसकी दुकान पर आते ही हैं, साथ ही नए ग्राहक भी आने शुरू हो जाते हैं। 100 तरह की पानी पूरी। जी बहन जी, बोलिए आपके लिए कौन सी पानी पूरी लगाऊं? मेरे पास फ्रूट पानी पूरी, छोले वाली पानी पूरी, मिक्स वेज पानी पूरी, इमली वाली पानी पूरी, पुदीने वाली पानी पूरी और भी कई फ्लेवर है। इमली वाली पानी पूरी लगा लो भैया, उसके बाद सब में से एक एक टेस्ट करा दो। उस महिला ग्राहक के साथ उसकी सहेलियां भी होती हैं। वे सभी पानी पूरी खाती है, जिसके बाद बढ़िया यार, यहाँ तो खाना भी मिल रहा है, रात होने वाली है, चिर खाना भी खा लेते हैं। हाँ, चिर खा लेते हैं। इस तरह से रोशन की पानीपुरी की दुकान पर आने वाले ग्राहक चमन के ढाबे पर आना शुरू कर देते हैं। पापा, हमारे ढाबे पर लोगों ने आना शुरू कर दिया। अरे अभी तो तू देखता जा, हमारा ढाबा पहले की तरह ही चल निकलेगा। मैंने रोशन को यहाँ बुलाया इसलिए था। मान गए पापा, क्या तरीका ढूंढा है अपने ढाबा चलाने का। लेकिन रोशन तो अपनी दुकान शाम के वक्त खोलता है, जिससे हमारे ढाबे पर भी शाम को ही ग्राहक आते हैं। दिन में तो हमारा ढाबा खाली रहता है। अरे कोई बात नहीं, मैं उससे कह दूंगा, वो कल से अपनी दुकान सुबह ही खोल दिया करेगा। उस रात ढाबा बंद करने से पहले चमन रोशन से कहता है कि वो अपनी दुकान अब सुबह ही खोल दिया करे। लेकिन चाचा जी, 100 तरह के गोलगप्पे तैयार करने में मुझे काफी वक्त लगता है। सुबह ढाबा खोलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरे तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं जानता हूँ तू कर लेगा। तू सोच, अगर तू दिन में ही अपनी दुकान खोल लेगा तो तेरे ग्राहक दिन से आने शुरू हो जाएंगे और तेरी कमाई डबल हो जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं। शायद इसीलिए कहा गया है, समय समय पर बड़ों का मार्गदर्शन लेना बहुत जरूरी है। रोशन अपनी मदद के लिए कुछ लोगों को रख लेता है और अपनी 100 तरह के गोलगप्पे की दुकान सुबह से ही लगाने लगता है, जिससे होता ये है कि उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहक चमन के ढाबे पर भी आने लगते हैं और ढाबा एक बार फिर रफ्तार पकड़ लेता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। पापा, हमारे ढाबे की कमाई बढ़ती जा रही है। पिछले महीने 4 लाख की कमाई हुई थी, इस महीने पूरे 8 लाख की कमाई हुई है। इस तरह तो हम माला माल हो जाएंगे। और नहीं तो क्या, मैं तो कहती हूँ अब हमें रोशन की जरूरत ही क्या है, बेकार ही उसने हमारी जमीन घेर रखी है। अब चमन और उसके परिवार को लगने लगता है कि उन्हें रोशन की कोई जरूरत नहीं है। भले ही उनका बिजनेस रोशन की वजह से फल फूल रहा हो, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं। मेनका बिल्कुल सही कह रही है। एक तो रोशन की दुकान की वजह से हमारे ढाबे के आगे काफी गंदगी हो रही है, मच्छर आने लगे और उस पर से भीड़ इतनी ज्यादा रहती है कि हमारा ढाबा तो छिप ही जाता है। हमने उसे मुफ्त में अपनी इतनी सारी जमीन दे दी, वो इससे छोटी जमीन पर अपनी दुकान चला रहा था और हर महीने 50,000 रुपये किराया भरता था। अरे हमने तो उसके 50,000 रुपये बचा लिए, वो पैसे उसी की जेब में तो जा रहे, कौन सा वो हमें दे रहा है। चमन का परिवार रोशन का एहसान मानने की बजाय ऐसे बोलने लगता है कि मानो उन लोगों ने रोशन पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। बच्चे ठीक कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अब हमें रोशन की कोई जरूरत है। आप क्या कहते हैं? हाँ, शायद तुम लोग ठीक कह रहे हो। मेरी ही गलती थी कि मैंने रोशन को यहाँ बुला लिया, पर अब क्या करूं? अरे करना क्या है, आप रोशन से कह दो कि हम अपना ढाबा आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके लिए हमें ज्यादा जमीन की जरूरत है, और वो हमारी जमीन खाली कर दे। हाँ, ये ठीक रहेगा। हम उस जमीन पर कुछ और टेबल कुर्सियां लगाकर अपना ढाबा बढ़ा लेंगे। ग्राहकों को जो इंतजार करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। दूसरे दिन चमन रोशन को बुलाकर कहता है कि वो ढाबे की जमीन खाली कर दे, जिसे सुनकर रोशन के होश उड़ जाते हैं। लेकिन चाचा जी, अब मैं अपनी दुकान लेकर कहाँ जाऊंगा? देख रोशन बेटा, हम तेरी परेशानी समझते हैं, लेकिन हमें भी अपना ढाबा बढ़ाना है। तू तो देखता ही है कि जगह की कमी की वजह से हमारे ग्राहक सड़क पर घंटों खड़े रहते हैं, टेबल खाली होने का इंतजार करते रहते हैं। अब हम तेरी वजह से अपना नुकसान तो नहीं कर सकते ना। तू जमीन खाली कर देगा तो हम वहां पर ग्राहकों के बैठने का इंतजाम कर देंगे। ठीक है चाचा जी, मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। ठीक है, लेकिन जरा जल्दी करना, वरना हम ज्यादा दिन रुक नहीं पाएंगे। मायूस रोशन वहां से चला जाता है। कुछ दिन तक वो अपनी दुकान के लिए जगह की तलाश करता है और जगह मिल जाने के बाद वो चमन का ढाबा खाली कर देता है। रोशन फिर से शहर के एक मशहूर इलाके में अपनी गोलगप्पे की दुकान खोल लेता है। उसके ग्राहक अब वहां आने लगते हैं, यानी कि ढाबा की जमीन खाली करने से रोशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चमन का ढाबा एक बार फिर घाटे में आ जाता है। क्या बात है, आज सुबह से कोई ग्राहक ही नहीं आया। हमने तो अपना ढाबा भी एक्सपांड कर दिया है, ग्राहकों के बैठने के लिए नई टेबल कुर्सियां लगा दी है। पहले तो ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी, लोग पूछते रहते थे हमें कब जगह मिलेगी, लेकिन आज जगह है तो कोई आ ही नहीं रहा। आ जाएंगे, थोड़ा सब्र रखो। इतने में तुम लोग खाना तो बना लो।
हाँ, हम लोग अपना काम कर लेते हैं। चल मेनका, तू सलाद काट ले, मैं और मम्मी जी मिलकर खाना बना लेते हैं। घर की तीनों महिलाएं अपने अपने काम में लग जाती हैं। ढेर सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन उसे खाने वाला कोई नहीं होता है। पापा, सुबह से शाम हो गई लेकिन एक भी कस्टमर नहीं आया। मैं कस्टमर को बुलाता हूँ। शाम के वक्त लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं, वो हमारे ढाबे पर जरूर आएंगे। सुबोध ढाबे के बाहर खड़ा होकर लोगों को ऐसे आमंत्रित करने लगता है जैसे शादियों के टेंट के बाहर लड़की वाले बारातियों का स्वागत करते हैं। इसके बाद भी कोई ढाबे की ओर रुख नहीं करता। मम्मी जी, आज का सारा खाना वेस्ट हो गया। हमने इतना सारा खाना बना तो लिया, अब इसे खाएगा कौन? कुछ खाना हम घर के लिए ले चलते हैं, बाकी खाना फ्रिज में रख दे, कल बनाना नहीं पड़ेगा। ग्राहक आएंगे तो इसे गर्म करके खिला देंगे। वंशिका ऐसा ही करती है। घर के लिए खाना निकालकर वो बाकी खाना फ्रिज में रख देती है और वे सभी घर आकर खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन ढाबे पर कुछ ग्राहक आने लगते हैं, जिसे देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि अब तो भीड़ आनी शुरू होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके खराब खाने का स्वाद ग्राहकों का मूड एक बार फिर बिगाड़ देता है। क्या यार, क्या खाना है? इतना बेकार खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। इससे तो अच्छा था यहाँ वो गोलगप्पे वाला था ना, 100 तरह के टेस्टी गोलगप्पे खिलाता था। अब तो वो भी यहाँ से चला गया, उसी की दुकान पर जाता हूँ। रोशन तो मेहनती था ही। एक बार उजड़ने के बाद उसने अपनी दुकान फिर से बसा ली और दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था, लेकिन चमन का ढाबा सूना पड़ा रहता। धीरे धीरे हालत ऐसी हो जाती है कि ढाबा बंद करने की नौबत आ जाती है। पापा, 2 महीने हो गए, हमारी कुछ कमाई नहीं हुई। हम कर्जे में आ गए। कर्जा उतारने के लिए हमें ढाबा बेचना पड़ेगा। हम अपना ढाबा बेच देंगे तो फिर करेंगे क्या? हमने ढाबा चलाने के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन सब बेकार। हम तो बर्बाद हो गए। घर में किसी को भी उनकी गलती का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन चमन को सब समझ में आ चुका था। वो समझ जाता है कि उन लोगों ने रोशन के साथ जो किया है, ये उसी का नतीजा है। हमने कोई मेहनत नहीं की थी, बल्कि हमने अपना ढाबा चलाने के लिए रोशन का सहारा लिया था, और अपना काम बनता देख हमने उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। पापा, शायद आप सही कह रहे हो। रोशन अपनी मेहनत के बल पर 100 तरह के गोलगप्पे तैयार करता था, जिसे खाने के लिए ग्राहक आते थे, और इसी वजह से ग्राहक हमारे ढाबे पर भी आते थे। लेकिन जब से हमने उसे यहाँ से हटाया है, ग्राहक हमारे ढाबे पर आने बंद हो गए। हमारा ढाबा रोशन की वजह से चल रहा था। हमने तो अपने ढाबे को चलाने के लिए कोई मेहनत ही नहीं की। मेहनत तो रोशन कर रहा था, और हमने उसका एहसान मानने की बजाय उसी को यहाँ से निकाल दिया। सब हमारी गलती है। अब पूरे परिवार को उनकी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब वो रोशन को दोबारा नहीं बुला सकते थे। उन्हें समझ में आ चुका था कि अपना बिजनेस ठप होने से बचाना है तो कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, साथ ही अपना तौर तरीका भी बदलना होगा।